बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी तर्कशास्त्र की कक्षा में पिछले बहुत से वीडियो से लगातार तर्क दोषों का अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान में हम जिस तर्क दोष के प्रकारों की चर्चा कर रहे हैं उसे हम संदिग्धार्थकता का तर्क दोष कहते हैं। इसके अंतर्गत फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन यानी कि अनेकार्थकता का तर्क दोष के विषय में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम दूसरे प्रकार के संदिग्धार्थकता के तर्क दोष पर चर्चा करेंगे और जिसको हम द्वियार्थकता का तर्क दोष कह सकते हैं। ये द्वियार्थकता क्या चीज है? द्वियार्थकता में हम किसी भी एक शब्द से या एक प्रमाइसिस से दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं और स्थिति क्या बनती है तर्क दोष उत्पन्न होने की? An amphibolous statement is true on one interpretation and false on another. इसको हम अंग्रेजी में fallacy of amphiboly कहते हैं। एम्फिबलस स्टेटमेंट या द्विअर्थक स्टेटमेंट की विशेषता क्या है कि वह अपनी एक व्याख्या के अनुसार तो सत्य होता है और अपनी दूसरी व्याख्या के अनुसार वह असत्य हो जाता है। या कभी कभी इसको जैसा कि हम लिटरेचर में कहा गया, when it is stated as a premises with the interpretation which makes it true and the conclusion is drawn from it on the interpretation which makes it false, the fallacy of amphiboly arises. यदि हम किसी युक्ति को देखें, किसी तर्क को देखें और जिसके आधार वाक्य को तो एक परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित करें, इंटरप्रेट करें और उसके निष्कर्ष को हम किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य से, दूसरे दृष्टिकोण से देखें, तो यह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी का मतलब फैलेसी ऑफ एम्फिबली या द्विअर्थकता का तर्क दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल जो हमको पुस्तकों में मिलता है, इफ हिटलर वेंट टू वॉर विद रशिया, ये इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि जर्मनी और रशिया की काफी युद्ध हुए हैं और बड़े भीषण युद्ध हुए हैं जहां पे दोनों ही तरफ जान माल को हानि उठानी पड़ी है। बहरहाल एक रोमेल उनका एक बढ़िया जनरल था जो टैंक्स के युद्ध में मास्टरपीस माना जाता था, लेकिन साइबेरियन में जब जाकर के युद्ध किया तो उस युद्ध के परिणाम रशिया के पक्ष में और जर्मनी के विरोध में गए। तो किसी एनालिस्ट ने या किसी भविष्य वक्ता ने हिटलर को यह कहा, या कम से कम इसको उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है, इफ हिटलर वेंट टू वॉर विद रशिया ही वुड डिस्ट्रॉय अ माइटी नेशन। यदि हिटलर रूस के साथ में युद्ध करता है तो वह एक विशाल साम्राज्य को नष्ट कर देगा। हिटलर ने यह सुना। पहला इंटरप्रिटेशन क्या है यहां पर? विशाल साम्राज्य एक की शब्द है। यदि हिटलर रशिया के साथ में युद्ध में जाता है तो वह एक विशाल साम्राज्य को नष्ट कर देगा। वो विशाल साम्राज्य रूस होगा या वह विशाल साम्राज्य स्वयं प्रशिया, जर्मनी का पहले का नाम प्रशिया था, या वह विशाल साम्राज्य प्रशिया यानी कि जिसकी ओर से, जिसके लिए, जिसकी विजयश्री के लिए हिटलर स्वयं युद्ध कर रहा है, वह किसका विनाश कर देगा? जिससे युद्ध कर रहा है उसका विनाश कर देगा, या जिसकी ओर से युद्ध करने के लिए जा रहा है उसको विनाश के कगार पे लाके खड़ा कर देगा। ऐसी भविष्यवाणियां होती हैं ना कि देखिए, मान लीजिए कोई जना चुनाव का समय है और अपने नेताजी से कहता है कि देखिए, यदि आपने चुनाव लड़ा तो मतों का भारी अंतर हो जाएगा। नेताजी यदि खुशामद पसंद है तो इस चीज का निष्कर्ष ये निकालेंगे कि मेरे चुनाव लड़ने से मैं विरोधियों को बहुत ज्यादा मतों के अंतर से हरा दूंगा, जबकि संभवतया उनको आगाह करने वाला ये कह रहा है कि देखिए, यदि आपने चुनाव लड़ा तो मतों का अंतर बहुत भारी हो जाएगा। यानी कि आप हार तो रहे ही हैं, यहां पार्टी का कैंडिडेट हार तो रहा ही है, लेकिन उस पर अगर आपने चुनाव लड़ लिया तो संभवतः पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से हार जाएगी। तो यहां पर वक्तव्य का स्पष्ट ना होना या वक्तव्य के दोनों ही ओर निष्कर्ष निकाले जाने की संभावना बनी रहने में इस प्रकार का तर्क दोष उत्पन्न होता है। यदि हिटलर यह समझ ले कि मुझे यह कहा जा रहा है
उस युद्ध का अंत क्या हुआ? उस युद्ध का नतीजा यह हुआ कि हिटलर को बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हिटलर ने संभवतया युद्ध से पहले तक या युद्ध के प्रारंभ होने तक निष्कर्ष यह निकाला कि मुझे यह बताया जा रहा है कि यदि मैं रूस से युद्ध करूंगा तो मैं एक विशाल साम्राज्य जो कि रूस है, यह उसकी त्रुटि थी, उसको मैं छिन्न भिन्न कर दूंगा, उसको मैं बुरी तरीके से परास्त कर दूंगा। तो इस प्रकार की त्रुटि से हमको बचना चाहिए, या इस प्रकार की त्रुटियां हमारे जो पूरी युक्ति है या तर्क है उसके दो पक्षों का परस्पर सुमेलित नहीं होने से या परस्पर विरोधी होने से इस प्रकार का तर्क दोष उत्पन्न होता है। और एक फैलेसी ऑफ एक्सेंट अगली फैलेसी के रूप में हम इसको ले सकते हैं, जिसको कि हम स्वराघात का तर्क दोष कहते हैं। और हमारे यहां पर तो आपने देखा होगा ना कि बच्चे इस प्रकार की पहेली पूछते हैं, या एक बड़ा ही जिसको कहना चाहिए कि हमारा आसपास का रोजमर्रा का उदाहरण है, हम ये कहते हैं कब होती है? द शिफ्ट ऑफ फोनेटिक स्ट्रेस ऑन वर्ड ब्रिंग्स अबाउट द शिफ्ट इन इट्स मीनिंग। किसी शब्द पर अधिक जोर दे करके अधिक प्रभाव दिया जाए तो वह पूरे वाक्य के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। अंग्रेजी में इसका एक उदाहरण मिलता है, शी ओनली सेड दैट शी लव्ड हिम। और यहां पर यदि आप किसी भी शब्द के ऊपर स्ट्रेस को बदलते जाएंगे, ओनली शी सेड दैट, ओनली शी सेड दैट, ओनली शी सेड दैट, तो आप जैसे जैसे यहां पर स्वर को बदलेंगे, स्वर के ऊपर दिए गए स्ट्रेस को आघात कहा गया, इसको स्वराघात को बदलेंगे, तो शब्द के ऊपर दिए गए दबाव या प्रभावशाली ढंग से कहे गए शब्द के आधार पर पूरे वाक्य का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, और रोको मत जाने दो। आपने जब अपन बोलते हैं तो रोको कॉमा मत जाने दो ऐसे तो नहीं कहते ना, हम से केवल स्वराघात से ही तो हमारी बात को कहते हैं। यदि मान लीजिए मैंने ये किसी को कहा कि रोको मत जाने दो, मैं आदेश दे रहा हूं कि देखिए ये व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर पाए या ये व्यक्ति यहां से बाहर ना जाने पाए, और यदि मैंने कहा रोको मत जाने दो, इस व्यक्ति को उस दिशा में गति करने दी जाए जहां पे यह जाना चाह रहा है। यदि अंदर आना चाह रहा है तो अंदर आने दिया जाए, यदि ये बाहर जाना चाह रहा है तो इसको बाहर जाने दिया जाए। केवल स्वराघात से ही हम अर्थ को परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमको हमारी बोलचाल में जो स्वर है, इसलिए हम आर्ट ऑफ स्पीकिंग की बात होती है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की बात होती है। क्यों होती है कि यदि मान लीजिए मैं आपको यह वाक्य लिख करके दूं जिस पे कॉमा का इस्तेमाल ना किया जाए, तो क्या होगा? संदेश पाने वाले को यह समझ में नहीं आएगा कि रोकना है और जाने नहीं देना है, या रोकना नहीं है और जाने देना है। लेकिन जब हम आपस में बातचीत कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं? रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। इन दो स्वराघातों से अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर जैसे ही हमने स्वर का आघात चेंज किया तो पूरे वाक्य का अर्थ भी परिवर्तित हो गया। इस अर्थ परिवर्तन को न समझना या गलत जगह स्वर के आघात का प्रयोग कर लेना, कहना तो यह चाह रहे हैं कि देखिए रोकिए मत जाने दीजिए, और हमने स्वराघात कहां किया? केवल रोको पर किया, रोको मत जाने दिया, तो आदेश की व्याख्या उस अर्थ से विपरीत होगी जो कि हमारा आशय था। तो स्वर के आघात से आशय बदल जाएंगे, अर्थ बदल जाएंगे। हमको इस प्रकार की फैलेसी से, तर्क दोष से भी बचना चाहिए। अगली फैलेसीज की चर्चा मैं आने वाले और वीडियो लेक्चर्स में करूंगा। अभी तक के लिए इतना पर्याप्त। थैंक यू वेरी मच।